आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग डिजीज बॉडी में आती कैसे है? अग्नि सही नहीं होगी, फिर टॉक्सिन्स आम हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है, जिससे क्या एक ही डाइट सबके लिए हेल्दी हो सकती है? नहीं, हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन हर की अलग अलग है। वात पित्त कफ की कॉम्पोजिशन अलग अलग है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले उठ के उष्ण पानी जिसे बोलते हैं गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदा फास्टिंग को कैसे देखता है? 2 टाइम खाना खाना, एक सूर्योदय के वक्त और एक सूर्यास्त से पहले। राइट। चाहे वो आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए, चाहे लंच ले लीजिए। मॉडर्न मेडिसिन बेसिकली बहुत फास्ट रिलीफ देती है, आयुर्वेदिक स्लो रिलीफ देती है। ये क्या सच है या मिथ है? हमारे पास पेशेंट आते हैं, इंस्टेंट रिलीफ आता है। हम पोटली थेरेपी करते हैं, जिन्हें बहुत दर्द होती है, 5-10 मिनट में उन्हें अच्छा रिलीफ फील होता है। आयुर्वेदा के हिसाब से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? वो तभी बनेगा जब जो भी हम खाएंगे वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होके। कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फूड बेसिकली आयुर्वेदा के हिसाब से अग्नि को डिस्टर्ब करता है। कोल्ड ड्रिंक एक तो एकदम चिल्ड अप लेंगे तो गैस्ट्रिक फायर है, जो जठराग्नि है, उसको एकदम से बुझा देगा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक नहीं दो आयुर्वेदिक माइंड। आइए आज हम जानते हैं आयुर्वेदक से किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं बिना किसी दवाई से। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर अभिनव जी से एंड डॉक्टर ईशा जी से। सर, स्वागत है आपका, नमस्कार। आप दोनों का हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू। बेसिकली आयुर्वेदा एक देसी इलाज है या एक कंप्लीट साइंस? बेसिकली देखा जाए, अभी सिंपल लैंग्वेज में तो देसी इलाज ही कहते थे लोग, पर बहुत वास्ट साइंस है आयुर्वेद। आयुर्वेद लाइफ, वेद मतलब पूरी साइंस। पिछले 5000 सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो टेक्स्ट या बुक्स हमें प्रोवाइड की है, जिससे हम पढ़े हैं अपनी BMS अपनी पढ़ाई में भी, उनमें वर्णित रहता है जो प्रयोजन है आयुर्वेद का। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना, ये सबसे जरूरी है। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स, पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई समस्या नहीं है, बस वो अपनी नब्ज दिखाना चाहते हैं और अपनी तासीर देखना चाहते हैं, क्या है वात पित्त कफ की परसेंटेज क्या है, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके आते हैं। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये चाहते हैं इन फ्यूचर कोई समस्या ना आए। हम उन्हें भी गाइड करते हैं, डाइट गाइड करते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें कुछ समस्याएं हैं, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, जोड़ों के दर्द, या फिर पेट से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, उनकी तासीर देख के हम उन्हें डाइट के साथ साथ कुछ मेडिसिन और पंचकर्म गाइड करते हैं। राइट। आज की मॉडर्न लाइफ में आयुर्वेदा की रेलिवेंस क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? रेलिवेंस तो पहले भी काफ़ी थी, अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पेशेंट्स अवेयर हो रहे हैं। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी लोग डरते हैं। हर पैथी का हम सम्मान करते हैं। एलोपैथी अपनी जगह सही है, सर्जरीज के लिए वो बेस्ट है। होम्योपैथी भी अपनी जगह, हर पैथी का रिस्पेक्ट हम करते हैं। पर कुछ पैथी की कुछ स्पेशलिटी है, हमारी अपनी कुछ और स्पेशलिटी है। हम आयुर्वेद में नब्ज देख के ये देखते हैं वात पित्त कफ की तासीर कैसी है। राइट। तासीर के हिसाब से हम डाइट गाइड करते हैं पेशेंट को, उसके हिसाब से मेडिसिन और पंचकर्म की अगर जरूरत है तो वो गाइड करते हैं। अच्छा, लोग बेसिकली एक सिम्टम को ट्रीट करते हैं, आयुर्वेदा एक कॉज को ट्रीटमेंट देता है। इसका रियल मतलब है क्या? आपने सही कहा। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पिछले 5-5, 10-10 साल से माइग्रेन की दवाई खा रहे हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स भी अपनी जगह सही है, उन्होंने जो स्टडी की है उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट देना होता है। पर हम आयुर्वेद में देखते हैं रूट कॉज क्या है। माइग्रेन में हम जब नब्ज देखते हैं पेशेंट की, हो सकता है वात और पित्त काफी गड़बड़ हो। पिछले हफ्ते ही लुधियाना से पेशेंट एक आई थी लड़की, 5 साल से माइग्रेन की मेडिसिन खा रही है और पित्त का लेवल 90। और हमने उन्हें गाइड किया, बस पित्त की चीजें परहेज करनी है, और मेडिसिन कुछ लाइट सी लिवर टॉनिक सा दिया। अभी आज सुबह ही फोन आया उसका, उसको काफी रिलीफ है। वो कह रही है सारी उसने मेडिसिन छोड़ दी जो खा रही थी पिछले 5 साल से। वेरी नाइस। अच्छा, आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग डिजीज बॉडी में आती कैसे है? डिजीज आने के काफी कारण है। सबसे मेन कारण तो है हमारी अग्नि, जो जठराग्नि है, अगर उस मंद रहती है या उसकी सर्कुलेट मतलब जितनी गैस्ट्रिक फायर चाहिए बॉडी में अगर नहीं हो, तो उससे भी रोग बनते हैं। क्योंकि अगर अग्नि सही नहीं होगी, फिर टॉक्सिन्स आम हमारी बॉडी में ज्यादा बनता है, जिससे जहां जहां आम सर्कुलेट होके अकुमुलेट होगा वहां प्रॉब्लम करेगा। अगर घुटनों में गया तो घुटनों की दर्द है, सर्वाइकल में गया तो सर्वाइकल पेन, कमर में गया तो कमर पेन, और साथ में अगर बात मिल गया तो दर्द और एग्रेवेट हो जाती है। इसी तरह वात पित्त कफ अगर तीनों बिगड़ जाए तो ज्यादा समस्या लेके आता है।
अलग अलग बिगड़े तो थोड़ी समस्या आती है। ऐसे ही है कुछ एक्वायर्ड डिजीजेज है, जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे टीबी, टाइफाइड, ऐसे जो रोग है वो इन्फेक्शन से आते हैं या गंदे भोजन से या इन्फेक्शन से, उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें भी, तो हम हेल्प लेते हैं बिल्कुल एलोपैथी की। राइट पर मैक्सिमम केसेस में हम प्योर आयुर्वेद से पेशेंट की प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। राइट राइट राइट। अभी आपने बोला अग्नि, अग्नि और गट हेल्थ में क्या कनेक्शन है और कितना इंपॉर्टेंट है? अग्नि बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अग्नि है, क्योंकि अग्नि ने ही हमारे भोजन को पचाना है। भोजन पचेगा तो उसके बाद में ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातुएं बनेगी, तो बाद में ओज बनेगा। ओज हमारी इम्यूनिटी है। राइट इम्यूनिटी तभी बिल्ड होगी अगर हमारे पूरा धातु क्रम सही है, और धातु क्रम सही तभी होगा जब भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा। Right. डाइजेशन तब होगी जब अग्नि ठीक होगी। 70 to 80% डिजीजेस बेसिकली वो लाइफस्टाइल से या डायग्नोस पे डिपेंड होती है, तो आयुर्वेदा उसे कैसे डायग्नोस करता है? जितने भी हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोस्टिक टूल्स की हेल्प लेते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हो, एमआरआईज हो, सीटीज हो, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि उन्होंने वही पढ़ाई की है। हमारी पढ़ाई आयुर्वेद की है। हम देखते हैं पल्स डायग्नोसिस, नब्ज जांच से। राइट उसमें हम एक रिपोर्टिंग बनाते हैं 15 पेजेस की, जिसमें हम प्रॉपर वात, पित्त, कफ की परसेंटेज, और वात भी 5 तरह की, पित्त 5 तरह के हैं, कफ भी 5 तरह के हैं, उनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किस बॉडी पार्ट में कितना है, और डिटेल में जब बनती है तो उस हिसाब से पेशेंट को हम डाइट गाइड करते हैं। कई बार तो पेशेंट को बिना मेडिसिन के ही हम ठीक कर देते हैं। बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं, 100 में से 50 पेशेंट तो ऐसे ही होंगे डेली, जिन्हें हम सिर्फ डाइट गाइड करके ही ठीक कर देते हैं। पेशेंट बहुत खुश होते हैं, उनका खर्चा भी नहीं होता कोई, और पेशेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जो हफ्ते या कितने कितने 5-5, 10-10 साल से प्रॉब्लम हो गई। राइट राइट। अच्छा, आप बार बार बात कर रहे हो वात, पित्त, कफ, ये एक्चुअली में होता क्या है? वात पित्त का त्रिदोष है, इसी से हमारी बॉडी बनती है। वात को बनाने में पंच महाभूतों को, तीनों को, पांचों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आकाश और वायु मिले तो वात बनती है। और जो पित्त है वो बनेगा अग्नि और जल से, और जो कफ है वो बनेगा जल और पृथ्वी से। मतलब पंच महाभूत हम मानते हैं, हमारी पूरी बॉडी, पूरी सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है। तो उसी हिसाब से वात, पित्त, कफ का बैलेंस रहना जरूरी है। अगर बैलेंस रहता है तो कोई रोग नहीं आएगा, अगर इम्बैलेंस है तो रोग आएगा, और रोग को ठीक करने के लिए बैलेंस जरूरी है। राइट। क्या एक ही डाइट सबके लिए हेल्दी हो सकती है? नहीं, हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन हर की अलग अलग है। वात, पित्त, कफ की कॉम्पोजिशन अलग अलग है। हम देश काल पे भी डिपेंड करते हैं, हम किस एरिया में रह रहे हैं। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में हैं, कोई अगर साउथ इंडियन है उसकी डाइट अलग होगी, उसका वहाँ पे जो प्लांटेशन है, जो भोजन उग रहा है वहाँ पे वो अलग होगा। तो बेटर यही होता है अपने देश मतलब ये नहीं इंडिया, मतलब अपनी कंट्री नहीं, देश आयुर्वेद में मानते हैं जिस एरिया में हमारा बर्थ हुआ है उस एरिया में जो जो पैदा हो रहा है वो चीज़ें आप बिल्कुल अपनी डाइट में लीजिए। एक तो उनमें खर्चा कम आएगा, बेटर है अपने एरिया के अमरूद खाइए, ताकि इससे बेटर कि आप बाहर के एवोकाडो मंगवाएं। सबसे अच्छा यही है, आप सस्ती और बेटर फ्रूट्स और वेजिटेबल का चयन करें जो आपके एरिया में हो रहे हैं और सीजनल हो। ये नहीं है अभी आप गर्मी का मौसम है तो आप कोई सर्दी वाली एप्पल ढूंढ रहे हैं और सर्दियों में आम ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो सीजनल फ्रूट है और सब्जियां वही खानी चाहिए। सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा डाइट एक्सपर्ट बना हुआ है, ये एक्चुअली में कितना डैमेज कर रहा है? सर ये एक्चुअली बहुत डैमेज कर रहा है, क्योंकि आजकल कोई भी विदाउट एनी डिग्री और विदाउट एनी मेडिकल एक्सपर्ट्स होने के बावजूद भी लोग बहुत सारी ऐसी डाइट्स देते हैं, क्रैश डाइट्स देते हैं, डिटॉक्स डाइट्स देते हैं, जिससे कि लोग उनको फॉलो करना शुरू करते हैं विदाउट नोइंग देयर प्रवृत्ति। तो प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। वो जान लीजिए, आप प्लीज़ कोई डाइट फॉलो ना करें। हो सके कि नियरेस्ट कोई भी एक्सपर्ट के पास जाए और अपनी प्रकृति जांच कराए, उसके अकॉर्डिंग जो डाइट है वो सब। ऐसे ही ना ऊना से एक पेशेंट आए थे, जेंट्स था 22 साल का, और वजन था उसका 110। उसने कोई ऐसी डाइट देखी जिसमें काफ़ी गर्म चीज़ें थी, काढ़े बना बना के पी रहा था। पिंपल्स हुए, बवासीर हुई और लिवर बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे था। फिर हमने प्रॉपर नब्ज दे के उन्हें डाइट गाइड की बिना किसी दवाई से। अभी उसका वजन भी 25-27 किलो कम हुआ है, और उसका लिवर भी रिवर्स जो फैटी हुआ था वो भी ठीक हुआ है, और बिल्कुल अभी कंफर्टेबल है वो। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग
सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सर हमारे आयुर्वेद में उल्लेख है कि सबसे पहले उठ के उष्ण पानी जिसे बोलते हैं गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। ये एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है जो कि हर व्यक्ति को, हर प्रकृति व्यक्ति को सूट करता है। बस Okay. डिटॉक्स ड्रिंक। गर्म पानी, जीरा वाटर, डिटॉक्स ड्रिंक, ये जनरली यूजफुल है या एक ट्रेंड? इससे ये यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है। वही बात हो गई, अकॉर्डिंग टू प्रकृति ये यूज़फुल है। वही अगर पित्त प्रकृति वाला इसको लेगा तो उसके आने वाले टाइम में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी हम प्रकृति के अकॉर्डिंग लेंगे तो ही बेस्ट है। आयुर्वेदा फास्टिंग को कैसे देखता है? फास्टिंग एक्चुअली अभी नया ट्रेंड हो गया इंटरमीडिएट फास्टिंग, पर आयुर्वेद में तो ये बहुत प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। द्विभोजन कल्प कहते हैं इसे। बेसिकली 2 टाइम खाना खाना, एक सूर्योदय के वक्त और एक सूर्यास्त से पहले। राइट। चाहे वो आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए चाहे लंच ले लीजिए, एक टाइम वो हो गया, और एक टाइम सूर्यास्त मतलब जब सूर्य छिपने वाला है उससे पहले खाना खा लीजिए। और बीच में जो समय रह गया, रात का समय या सुबह अर्ली का समय, वो फिर इंटरमीडिएट विंडो होगी जो मतलब नहीं खाने वाली विंडो। मतलब आयुर्वेद में ये काफी प्राचीन से ही है। बस ये ख्याल रखना होता है फास्टिंग जरूरी है, करनी भी चाहिए। और बस ये ख्याल रखना, एक्सेसिव फास्टिंग से कई बार वात बढ़ने का डर रहता है। जिनकी वात प्रकृति है वो हम तासीर में देख लेते हैं, अगर वात 50% से ऊपर है तो फिर हम फास्टिंग थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे और वात बढ़ेगा, फिर दर्द, जॉइंट्स वीकनेस, कमजोरी, सिर दर्द, माइग्रेन, ऐसी चीजें आने का डर रहता है। राइट। क्या लेट नाइट स्लीपिंग स्लोली बॉडी को डिजीज मोड में डाल देता है? बिल्कुल सर, लेट नाइट तो बिल्कुल भी हमें जागना है, क्योंकि जो हमारा रात का 10 और 2 बजे का काल है उसको पित्त काल कहा जाता है। उसमें बॉडी जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, जो एक्स्ट्रा आम बन गया है हमारा, उसको डाइजेस्ट करती है। ओके। उसको टॉक्सिन्स में बॉडी से बाहर निकालने की पूरी तैयारी होती है। बट फिर जब हम उसमें रात्रि जागरण कर रहे हैं या हमारा ऐसे शेड्यूल है कि हमें, आजकल लोग लेट नाइट वर्क फ्रॉम होम में लाइट नाइट, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का टॉक्सिसिटी लेवल कम नहीं होगा और बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा, और आगे जाकर वही स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, फिर दिस पैल्पिटेशंस पेशेंट में बहुत देखने को मिलती हैं जो ज़्यादा लेट नाइट वर्क करते हैं। तो इसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये आजकल की जनरेशन, काफ़ी ज़्यादातर लोग, जनरेशन जो आजकल की जनरेशन है वो लेट नाइट जागते हैं और लेट उठते हैं, तो उनको क्या इफेक्ट आता है? कभी कभार के लिए तो ठीक है, पर अगर रूटीन में यही आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी जो रिजुविनेशन पावर है, बॉडी ने रेस्टिंग फेज में मसल रिकवरी करनी होती है। अगर आप कुछ एक्सरसाइजेज भी करते हैं या डेली रूटीन में आप मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो बॉडी को रेस्टिंग फेज में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, मसल सिंथेसिस के लिए रेस्ट चाहिए होती है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, एक तो जैसे मैम ने बताया, टॉक्सिसिटी लेवल आपका रिड्यूस नहीं होगा, आम बनेगा, और पित्त और वात के रोग आने के डर रहता है। वात के रोगों में हम देखते हैं हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्हें रात ज़्यादा जागने से, या उनका वर्क शेड्यूल ऐसा है, रात को उनका वर्क फ्रॉम होम, या कुछ फॉरेन कंट्रीज की जो एमएनसी कंपनीज है वो रात में काम करते हैं, वो पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं ज़्यादा माइग्रेन की, और कंप्लेंट लेके आते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, जलन, गैस अफारा। क्योंकि अगर रात को जाग रहे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ मंचिंग कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, आजकल तो फूड डिलीवरी ऐप्स भी रात 12-12, 1-1 बजे तक डिलीवरी कर देते हैं, तो वो ये सही नहीं है। वैसे तो जितना हो सके अवॉइड करें, पर अगर आपका जॉब ही ऐसी है, आप नहीं आपको मुश्किल रहता है, आपको जागना ही पड़ेगा रात को, फिर कम से कम ये अवॉइड करें कि पित्त बढ़ाने वाली और वात बढ़ाने वाली चीज़ें रात को खाएं ना आप। वो जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। आयुर्वेदा और स्ट्रेस का आपस में क्या रिलेशन? देखिए, स्ट्रेस तो जितना हो सके कम लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हम मानते हैं वात और पित्त और कफ तीनों को तो रोग लेके आता ही आता है। पर अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है और उससे आपकी अग्नि गड़बड़ करेगी, क्योंकि ब्रेन और गट का एक एक्सिस बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये गड़बड़ आ गया तो फिर आप सुना होगा IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इरिटेबल बाउल डिजीज, ये सारी इरिटेबिलिटी पेट के रोग है। जैसे आपने छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं, तो एकदम से कल के एग्जाम है तो उनको पेट गड़बड़ लगेगा, क्योंकि लूज मोशन सा फील होगा, या कोई आपने एकदम से डरावनी बात सुनी या घर पे कोई ट्रेजिडिक बात सुनी तो एकदम से पेट खराब हो जाता है। ये तभी होता है, हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड हमारा गट होता है। अगर स्ट्रेस जितना रिलैक्स रहते हैं आप, उतना आपका गट और आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, उतनी अच्छी आपके आगे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, और बाद में ओज बनेगा, तो
तो ओज भी तभी प्रॉपर बन पाएगा जब आपकी गट की हेल्थ अच्छी है। राइट। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग बॉडी को फिजिकल कैसे इफेक्ट करती है? सर ये दोनों हमारी देखा जाए आजकल बॉडी में मेन जो हमारी बॉडी है इसकी वजह से ही वीक हो रही है, क्योंकि एक हमारा वर्क का प्रेशर है, प्लस हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम कहते हैं कि इंस्टेंट फूड मिल जाए, चलो जी अब बाहर से मंगा ले, या कुछ ऐसा हो कि जल्दी। वो इंस्टेंट फूड, वर्क का प्रेशर दोनों मिलके हमारी बॉडी को रिलैक्स ही नहीं होने दे रहे, न्यूट्रिशन ही नहीं आने दे रही, जिसके कारण ये जो स्ट्रेस तो है ही है, प्लस हमारा जो लो न्यूट्रिशियस डाइट है वो, और ये दोनों स्ट्रेस मिलकर हमारी बॉडी को हार्म ही कर रहे हैं। राइट राइट राइट। क्या इमोशंस भी डिजीज क्रिएट करते हैं? यस सर, बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद में क्रोध, भय, शोक, ये दोनों चीजें जो मानसिक हानि और शारीरिक हानि दोनों मिलकर हमारी बॉडी को वीक ही करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे आयुर्वेद में ऐसे कहा गया कि अगर हम ज़्यादा क्रोध, कई लोग बहुत ही हाई हॉट ज़्यादा टेम्पर्ड होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पित्त का उनमें ज़्यादा पित्त बढ़ेगा, जिससे कि उनमें स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो गए वो होंगी। और जो लोग कई बार देखा बहुत बहुत भय फील करते हैं, या बहुत कुछ भी उन्होंने कुछ भी अनसडन कुछ सुन लिया तो बहुत शोक करेंगे, या कोई बहुत स्ट्रेस रहते हैं, तो उसमें वात की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि आगे जाकर कॉन्स्टिपेशन या स्टमक Right. रिलेटेड इश्यूज कर। राइट। आयुर्वेदा में मेंटल हेल्थ कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सर आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ ट्रीट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही वर्णन है, जैसे कि हम शिरोधारा, पंचकर्मा का प्रोसीजर है, शिरोधारा है। फिर एक मैं छोटा सा होम रेमेडी दूंगी अपने व्यूअर्स को, कि रात को सोते समय आप गाय का देसी घी होता है, उसको पैरों के नीचे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड्स हल्का हल्का उसको मसाज कीजिए, थोड़ी सी रिलैक्सिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप देखें कि 1 या 2 वीक्स में आपको थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, और धीरे धीरे इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं उनको भी थोड़ा रिलैक्स लगेगा। और जब मॉर्निंग उठेंगे तो आप थोड़ा फ्रेश अच्छा फील करेंगे। राइट। नाक पे भी गाय का देसी घी डाल सकते हैं, और यहाँ पे भी मालिश कर सकते हैं सोते वक्त, उससे भी काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। राइट। अब मॉडर्न मेडिसिन बेसिकली बहुत फास्ट रिलीफ देती है, आयुर्वेदिक स्लो रिलीफ देती है। ये क्या ये सच है या मिथ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद में भी काफ़ी रिसर्च हो रही है और काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, इंस्टेंट रिलीफ आता है। हम पोटली थेरेपी करते हैं, जिन्हें बहुत दर्दें होती हैं, वो 5-10 मिनट में उन्हें अच्छा रिलीफ फील होता है। कुछ गट रिलेटेड मेडिसिन भी हैं जो इंस्टेंट पीने से ही जो एसिडिटी, जलन है, एकदम से रिलीफ मिलता है। कुछ केसेस में जो क्रॉनिक केसेस है उसमें ज़रूर आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लेता है, जैसे गठिया, अस्थमा, इसमें टाइम लगेगा। पर बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। क्या आयुर्वेद में क्रॉनिक डिजीज के लिए भी यूजफुल है? हाँ जी, बेसिकली 70 से 80% पेशेंट्स जो हमारे पास डेली आते हैं, उनमें यही पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी सालों से समस्या में हैं। जैसे 10-10, 20-20 साल से वो मेडिसिन खा रहे हैं, कोई डिप्रेशन की, कोई एंजाइटी की, कोई अस्थमा की, कुछ गठिए की, कुछ सर्वाइकल बैक पेन, कुछ सियाटिका। ये सारे क्रॉनिक डिजीजेज है जो जितनी देर तक पेशेंट मेडिसिन खाते हैं तब तक उन्हें थोड़ा रिलीफ रहता है। राइट। वो पेशेंट, डॉक्टर्स भी अपनी जगह सही है, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी वो भी हेल्प करते हैं, पर जितना हो सके वो फिर बाद में सर्जरीज रिकमेंड करते हैं। पर काफ़ी केसेस में हम देखते हैं बिना सर्जरी के भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर उनका वजन ज़्यादा है तो हम वजन कम करने की डाइट उन्हें रिकमेंड करते हैं, और उनकी वात, पित्त और कफ के हिसाब से जो दर्दों वाली कंडीशंस है उन्हें एक डाइट ऐसी मॉडिफाई कर देते हैं, उनमें जितनी वात वाले फूड है, जैसे चावल, राजमा, माह दी दाल, मटर, आलू, गोभी, कड़ी, लस्सी, ये चीज़ें हम उन्हें परहेज करने को कहते हैं। और विद इन 3 to 4 डेज ही पेशेंट रिलीफ फील करते हैं, और फिर एलोपैथिक जो उनकी पेन किलर्स या स्टीरॉइड्स होते हैं वो धीरे धीरे बंद कराते जाते हैं। हम हमारी मेडिसिन पेशेंट खाते हैं 15 दिन से 45 दिन, फिर हम अपनी मेडिसिन भी धीरे धीरे कम करते हैं। और पेशेंट की बॉडी मास इंडेक्स, BMI के हिसाब से जब वेट मैनेज हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हम अपनी मेडिसिन भी बंद कर देते हैं। ऑलराइट। अब बेसिकली आयुर्वेदा के हिसाब से इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होती है? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, इम्यून हमारे आयुर्वेद में ओज को मानते हैं हम। ओज तभी बनेगा जब जो भी हम खाएंगे वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होके, रस मतलब पहली धातु, रस रक्त, रक्त मतलब खून, उसके बाद मांस मतलब मसल्स, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब हमारे जॉइंट्स और हमारे बोन्स, मज्जा मतलब हमारे बोन मैरो,
और शुक्र मतलब शुक्र धातु, वो लेडीज में अलग है, जेंट्स में अलग है। ये सारा क्रम सही होगा, एंड में ओज बनेगा। इन सब का क्रम अगर अच्छा रहेगा तो ही ओज और इम्यूनिटी अच्छी रहती है। कुछ घरेलू चीजें हैं जैसे गाय का देसी घी, ऐसी चीजें आप यूज करिए ताकि इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और बैलेंस डाइट लीजिए अपने देश काल के हिसाब से। काल मतलब टाइम, मतलब सीजन। देश मतलब आप किस एरिया में रह रहे हैं, उसी चीज को फ्रेशनेस के चीजें आप लीजिए, जो भी आपके नेटिव पास में उग रही हैं चीजें, प्लांटेशन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वही आप लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी कभी डाउन नहीं जाएगी। और वात पित्त कफ को बैलेंस रखने के लिए आप अपनी नब्ज जरूर चेक करवा सकते हैं किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से, आयुर्वेदिक बीएमएस है जो। और अपनी गट को क्लींस रखें और कब्ज वगैरह ना रहने दें, पेट बिल्कुल साफ रहे। जब भी सीजन चेंज होता है तो अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं। आयुर्वेद इसे कैसे देखता है और कैसे ठीक करने की कोशिश करता है? सीजन चेंज में हम जैसे आयुर्वेद में हम 6 सीजन मानते हैं टोटल। ऋतुएं कहते हैं इसे हम। जैसे अब गर्मी का मौसम है, ये ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद वर्षा ऋतु आएगी, उसके बाद शरद ऋतु, उसके बाद हेमंत ऋतु, ऐसे 6 ऋतु हैं 12 महीने के हिसाब से। हर ऋतु के बीच में जब ऋतु चेंज होगी तो ऋतु संधि है, जो मतलब ऋतु के बीच में जो ऋतु है, उसमें जब वात पित्त और कफ की डिफरेंसेस आते हैं और बॉडी पे इम्पैक्ट आता है उनका। जैसे मान लीजिए अब ग्रीष्म ऋतु के बाद वात बढ़ने वाली वर्षा ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु में पेशेंट्स वात वाली प्रॉब्लम्स लेके ज्यादा आते हैं। ऐसे ही शरद ऋतु बहुत सर्दी वाली ऋतु है, जहाँ जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ग्रीष्म ऋतु में पित्त से रिलेटेड लू लगेगी तो और एसिडिटी, जलन, गैस, अपारा, छाले, ऐसी चीजें प्रॉब्लम्स लेके आएंगे पेशेंट्स। तो हम पेशेंट को ऋतु के हिसाब से उनकी ऋतुचर्या लिख के देते हैं, जिसमें उन्होंने 2-2 महीने का ऋतुचर्या बनती है। जैसे मान लीजिए अब इस ऋतु में 2 महीने के लिए क्या खाने पीने में ख्याल रखना चाहिए, क्या उन्हें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या योगासन इस ऋतु में बेटर है। वैसे कुछ योगा तो पूरा साल ही कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम आयुर्वेद के हिसाब से उनकी तासीर के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। राइट। कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फूड बेसिकली आयुर्वेदा के हिसाब से अग्नि को डिस्टर्ब करता है, जी, जैसे कि अग्नि मतलब गट हेल्थ को। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो? कोल्ड ड्रिंक तो आयुर्वेद में हम बिल्कुल मना करते हैं, पेशेंट्स को, बच्चों को, सबको। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक एक तो एकदम चिल्ड अप लेंगे तो गैस्ट्रिक फायर है जो जठराग्नि है उसको एकदम से बुझा देगा वो। फिर इन फ्यूचर टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ेगा, जो भी आप खाएंगे अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो अंदर सड़ेगा तो फिर अंदर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, अफारा। और कोल्ड ड्रिंक में मीठा भी बहुत है, मीठा तो हम बिल्कुल परहेज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चीनी है, वो शुगर, रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल बंद करनी चाहिए सबको। ये तो 100% रोकने वाली चीज है। क्या आयुर्वेदा घड़े के पानी को रिकमेंड करता है? हाँ जी, हाँ जी, घड़े का पानी बहुत अच्छा होता है। आप उसका जो शीत मतलब ठंडक का लेवल है वो हमारी जठराग्नि को बिल्कुल सूट करता है। वो एकदम से बुझाता नहीं जठराग्नि को, क्योंकि वो उतना ही कूल होता है जितना हमें बॉडी ग्रहण कर सकती है, और वो अपनी सिस्टम को बिगाड़नी और वात पित्त कफ को बिगाड़ती नहीं है। बस मैं ऐड करना चाहूंगी कि इट शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड, अच्छे से वॉश जरूर होना चाहिए। राइट राइट राइट। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस डेली हैबिट क्या है और जो लगता है लोगों को नॉर्मल है? सर आयुर्वेद बॉडी, एक तो जो हमारा लेट नाइट हमारा जागना, वो सबसे बुरा है। मेन हमने देखा है कि आजकल हमारा वर्क शेड्यूल ही ऐसा हो गया है कि लोग रात को एक तो या तो जो लोग काम कर रहे हैं वो है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बस लोग आजकल लेट नाइट सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा रात का 10 से 2 बजे का टाइम है वो हमारा है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम। राइट। फिर जब हम उसमें जागते हैं तो वो हमारा सारा जो कार्डियक रिदम है, हमारी सारी जो हमारा एक शेड्यूल है बॉडी का, वो उसको इम्बैलेंस करता है, और फिर आगे जाके हमें स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम। राइट। जिम कल्चर और आयुर्वेदा क्या ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं या एक दूसरे को ऑपोजिट है? सर वैसे देखा जाए तो जिम में जो हम लोग बॉडी दिस वेट लिफ्टिंग वगैरह हो गया, कुछ आजकल दिस ट्रेंड है कार्डियो वगैरह का, उसका ट्रेंड है। पर इसमें आयुर्वेद में योग हैं, योगासन हैं, आयुर्वेद उसको प्रमोट करता है। पर मैं कहना चाहूंगी अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, ये उसका काम करता है। राइट। प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स को आयुर्वेदा कैसे देखता है? वैसे हम पेशेंट्स को और अपने व्यूअर्स को ये कहेंगे, अगर आपकी
गोल आपका देखिए क्या है। अगर आप जिम कर रहे हैं, अगर मसल बिल्डिंग गोल है या आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में है, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं चीज़ों की। पर अगर आप जनरल हेल्थ के लिए जाते हैं जिम, या आपकी फिजिक मेंटेन रखने के लिए जाते हैं, तो आप इन प्रोटीन चीज़ों से, आप घर पे जो हमारे किचन में चीज़ें, उनसे भी आप प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। सोयाबीन हुए, या मूंग दाल हुई, या ब्लैक चने हुए, ऐसे काफ़ी सारे आयुर्वेदिक और मतलब घर पे ही चीज़ें हैं जो आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वेजिटेरियन है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर अगर आप अपनी तासीर के हिसाब से डाइट रेकमेंड लेना चाहें, आप हमसे या किसी भी बीएमएस अच्छे डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं डाइट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो फिर एग और चिकन या फिश आप ऐड कर सकते हैं, आपके प्रोटीन गोल पूरे हो सकते हैं। पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स थोड़ा अवॉइड करें, वो उनके लिए ये है बस जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं। आम नॉर्मली तो नहीं रिक्वायरमेंट होती। हम भी जिम जाते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं हमें भी। आयुर्वेदा वेट लॉस को और फैट लॉस को अलग कैसे देखता है? वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत बेसिक डिफरेंस और बड़ा मेजर डिफरेंस यही है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कुछ डब्बे वगैरह खाए होते हैं, वेट लॉस तो हो जाता है, पर वेट वो मसल लॉस भी हुआ होता है, फैट भी गया होता है। तो पेशेंट इतने कमज़ोर हो जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है उनकी। हम जो रिकमेंड करते हैं, हम डाइट और आयुर्वेद के हिसाब से उन्हें, तासीर के हिसाब से उनकी बात पित्त का को जब बैलेंस करके हम बताते हैं, तो फिर हम सिर्फ फैट रिड्यूस करने की डाइट और एक्सरसाइजेज बताते हैं। वेट ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, क्योंकि वेट लॉस हमारा गोल नहीं होता। हमारा गोल होता है फैट लॉस। वेट नहीं कम करना हमने सिर्फ फैट, फालतू फैट को निकालना है। वेट तो बॉडी का मस्कुलर वेट तो होना चाहिए, वो तो Right. अच्छा वेट है। राइट। जैसे मान लीजिए, मैंने जब शुरू की थी अपनी वेट लॉस जर्नी, मैं 100 kg का था, है। अब मैं 75 का हूँ, पर मेरा मसल मास बिल्ड हुआ है। मेरे जब हम बीएमआई स्कैन करते हैं, तो मेरा इंस्ट्रक्टर है जो जिम इंस्ट्रक्टर, वो कहता है आपका मसल मास बिल्ड हुआ है और आपका फैट गया है। राइट। वो मैं भी अपने व्यूअर से यही कहूँगा, वेट लॉस करिए, पर वो वेट फैट लॉस होना चाहिए, मसल लॉस नहीं होना चाहिए, मसल बिल्ड होने चाहिए। क्या क्रैश डाइट मेटाबॉलिज्म को परमानेंट डैमेज कर सकता है? क्रैश डाइट तो नहीं लेनी चाहिए, डैमेज कर सकता है अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं ऐसी डाइट्स। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कीटो डाइट या कुछ ऐसी फैंसी डाइट्स ली होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो करती हैं काम, पर सस्टेनेबल नहीं रह पाते पेशेंट। हफ्ते 10 दिन 15 दिन कर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीने कर लें। पर अगर आप लंबे चलना चाहें और अपनी फिजिक और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहें और मसल बिल्डिंग करनी चाहें, तो फिर एक आप सस्टेनेबल डाइट प्लान फॉलो करिएगा, ताकि आप उसे कंटिन्यू भी कर पाएँ। जब स्किन प्रॉब्लम बेसिकली कहा जाता है, आयुर्वेदक भी बोलता है कि स्टमक से स्टार्ट होता है, तो कितना सही है? सही है सर, ये 100% सही है। स्किन का और हमारे स्टमक का बिल्कुल कोरिलेट है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट स्किन से आता है, तो उसका रूट कॉज क्या होता है, उस जब हम उसकी फर्स्ट डायग्नोसिस करते हैं, उसका पित्त लेवल है जो नॉर्मल से बड़ा होता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, उसके पित्त जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना, ताकि उसकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी है वो कम होगी, और उसकी बॉडी का जो स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, हेयर फॉल हो रहा है या स्किन से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एक्जिमा हो गया है, सोरोसिस हो रहा है, वो धीरे धीरे बेटर होना हो जाते हैं। और पेशेंट्स को जो उस प्रॉब्लम है उसमें दोबारा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा गया है कि पेशेंट्स स्किन के एक बारी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से या कुछ लेने से, बट दोबारा रीअक्रेंस के चांसेस होते हैं। हमारे आयुर्वेद में रूट कॉज पे काम करके हम उसको वहीं पर रोकने की कोशिश राइट। मैक्सिमम पेशेंट्स जो पित्त से रिलेटेड हमारे पास आते हैं, उनका जब नब्ज देखते हैं तो 70 से 80% पित्त बढ़ा हुआ होता है। और स्किन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पिंपल्स, सोरेसिस और एक्जिमास, हेयर लॉस, बवासीर टाइप, ऐसे काफ़ी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। जब उन्हें अच्छी तरह हम गाइड करते हैं, जो उनकी पित्त वाले परहेज हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट तो हमारे पास ऐसे भी है जिन्होंने 10-10, 7-7, 5-5 साल से कुछ स्किन स्पेशलिस्ट से दवाइयाँ खा चुके हैं, पर हर साल में 2-3 बार खाते हैं दवाई, थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम वापस आ जाती है। तो हम उन्हें यही कहेंगे, आप अपनी तासीर के हिसाब से अपनी डाइट ऐसी लीजिए ताकि आप स्किन प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पा सकें। और एलोपैथिक मेडिसिन तो स्टीरॉयड्स और एंटी एलर्जिक्स हैं, वो टेम्परेरी रिलीफ तो देंगे, पर अगर आप अपनी इम्यूनिटी और अपनी तासीर के हिसाब से डाइट बनवाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। राइट। अब पीसीओडी, थायराइड,
हार्मोन इम्बैलेंस, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन कॉमन होती जा रही है, आयुर्वेद से कैसे देखता है? सर आयुर्वेद में पीसीओडीज या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीज़ें मेन इसका रूट कॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारी फॉल्स ईटिंग हैबिट्स। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ये काफ़ी हो रहा है कि वो लेट नाइट उनका वर्किंग शेड्यूल है या उन्होंने कोई अपना लाइफस्टाइल ही अपनी यूज़ करे, बस जो भी आ रहा है पैक्ड फूड खा रहे हैं, इंस्टेंट फूड खा रहे हैं। हमने देखा है कि आजकल यंग गर्ल्स जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे ना कोशिश करते हैं कि हमें इंस्टेंट कुछ मिल जाए, तो ये सारा धीरे 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 बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ रहा है और उससे क्या कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, जिससे कि आगे जाकर पीसीओडीज हो रहे हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि कुछ कहीं भी पीसीओडीज आपको डिटेक्ट हुआ है, आपको डरना नहीं है, वरी नहीं करना है। अपने कोई भी एक्सपर्ट जो भी हैं मेडिकल एक्सपर्ट से विजिट कीजिए। सबसे पहले अपनी डाइट जो है और अपना लाइफस्टाइल चेंज किए, आप देखेंगे कि 50% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। राइट। आयुर्वेदा स्लीप डिसऑर्डर को कैसे नेचुरली ठीक करता है? बेसिकली पहले हम रूट कॉज देखते हैं। वात और पित्त अगर बिगड़ा जाए या फिर उनके लेवल्स एलिवेट हो जाएं तो फिर स्लीप डिसऑर्डर आना तो रहता ही है पेशेंट्स में। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्ट्रेस रिलेटेड या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग या फारा या पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनका पित्त गड़बड़ा जाता है तो फिर उन्हें स्लीप इंसोमेनिया, रात को नींद आने में बहुत समस्या आती है। वात और पित्त को हम बैलेंस करना जरूरी रहता है। पादभ्यंग मतलब पैरों के नीचे भी हम तलवों के मालिश करने को कहते हैं। नस से हम गाय का देसी घी नाक में डालने के लिए अच्छा रहता है, यहाँ पे मालिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और रात को सोते वक्त दूध दूध में भैंस का दूध भी ले सकते हैं, कफ बढ़ाएगा। कफ बढ़ेगा तो अच्छी नींद आती है, माइंड रिलैक्स रहता है, फ्रेश रहता है। और उसमें अगर आप चाहे तो थोड़ा देसी घी भी मिक्स करके ले सकते हैं। चलो, अब आपने बता दिया कि स्लीप को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है ना वो कॉन्स्टिपेशन की है। कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते हैं लोग मोस्टली, तो क्या ये फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को इनविटेशन है या क्या? जी, कॉन्स्टिपेशन वैसे तो रहने ही नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसा रखिए, फाइबर इनटेक अच्छी रखिए, वाटर इनटेक अच्छी रखिए, चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। और कॉन्स्टिपेशन होनी ही नहीं चाहिए। अगर बाई चांस हो भी जाती है तो अपनी तासीर के हिसाब से आप डाइट रिकमेंडेशन हमसे या किसी भी बीएमएस डॉक्टर से आप ले सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रहेगी तो आगे चल के पाइल्स, बवासीर या कॉलन से रिलेटेड कैंसर तक मतलब बहुत वास्ट आगे प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं। इससे आप जितनी जल्दी हो सके छुटकारा लेना चाहिए कॉन्स्टिपेशन से। राइट। आयुर्वेदा में डिटॉक्स रियल मीनिंग क्या है? सर आयुर्वेद में मैं बोलना चाहूँगी कि केवल डिटॉक्स ड्रिंक्स पीना या फास्टिंग करना ये डिटॉक्स नहीं है। आयुर्वेद में गहराई तक जाकर हम अपने ऑर्गन्स, लिवर से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से भी हम अच्छे से टॉक्सिसिटी को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पंचकर्म। पंचकर्म में बेसिकली 5 कर्म है। इसमें हम ऐसे बताना चाहिए पेशेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्यम और रक्त मोक्षण। वमन मतलब उल्टी करवा के हम बड़े हुए कफ को निकालते हैं। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे चेस्ट रिलेटेड हो, डायबिटीज हो, या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चेस्ट कंजेशन। विरेचन विरेचन हम करते हैं जिन्हें पित्त का लेवल बढ़ा हुआ होता है। पेशेंट जिन्हें पिंपल्स है, हेयर लॉस है, पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, बवासीर है, उन्हें हम विरेचन के रास्ते पित्त को शोधन करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। वस्ती ट्रीटमेंट हम उन पेशेंट्स को करते हैं जिन्हें पेन्स, जॉइंट रिलेटेड पेन्स, माइग्रेन, वात से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, चाहे पैरालिसिस या शियाटिका, सर्वाइकल पेन, ये वात से रिलेटेड वस्ती रहता है। और नस्यम ट्रीटमेंट हम उन्हें रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को जिन्हें साइनस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, साइनस रिलेटेड माइग्रेन ऐसी कंडीशंस रहती है। और लास्ट में रक्त मोक्षण उन्हें करते हैं जिन्हें रक्त दुष्टि मतलब हमारे आयुर्वेद मानते हैं खून की दुष्टि के कारण भी कुछ समस्याएं बॉडी में, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं या और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें हम शरीर से ब्लड लेटिंग जो गंदा खून है उसे निकालने के लिए कुछ हम सिरावेद मतलब वेनस ब्लड को ड्रेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं जिससे ताकि फ्रेश खून बने। और न्यू खून बनेगा तो आपके जो डिजीज़ है उसमें जो रक्त रिलेटेड डिजीज है और रक्त और पित्त से रिलेटेड डिजीज है उनमें काफी जल्दी सुधार दिखता है रक्त मोक्षण थेरेपी से।
क्या आयुर्वेदा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में मॉडर्न साइंस है, सिस्टम है, या उससे भी आगे? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में जैसे मैंने बताया था, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये तो आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है। मतलब आयुर्वेद में हम सिर्फ रोगी को ट्रीट नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स की नब्ज दिखा के बस डाइट ही रिकमेंड लेना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर उन्हें समस्या आए ना कोई। राइट। और मैं अपने व्यूअर्स को भी चाहूँगा, आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का एक बार तासीर चेकअप जरूर करवाएं, जिसमें हम प्रॉपर 15 पेजेस की रिपोर्ट देंगे आपको, जिसमें आपकी प्रॉपर डाइट रिकमेंडेशन होगी, या आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरली किस तरह से स्ट्रॉन्ग की जा सकती है? बच्चों को होमली कुक्ड फूड दें, उसमें गाय का देसी घी ज़रूर आप यूज़ करें। बच्चों को अगर नाभि में गाय का देसी घी और नाक में भी थोड़ा ड्रॉप्स गाय का देसी घी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बच्चों को पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब बंद करें। अगर बच्चे पीना चाहें तो नींबू पानी या घर पे शिकंजी या फ्रूट से रिलेटेड आप कुछ शेक्स वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं। पर आयुर्वेद में भी हम शेक्स थोड़ा अवॉइड करने को कहते हैं, दूध में हम फ्रूट्स ऐड करने को थोड़ा मना करते हैं। पर अगर आप लेना चाहें तो मीठे फ्रूट्स ले सकते हैं दूध के साथ, खट्टा फ्रूट तो बिल्कुल दूध में मिक्स ना करें। राइट। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, हमारे आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन करके एक संस्कार है जो कि छोटे बच्चों को 3 इयर्स 2 इयर्स की एज में देना है। वो एक तरह का नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, जिसमें स्वर्ण भस्म, सोने की भस्म का योग रहता है। उसमें ड्रॉप्स के हिसाब से बच्चों को पिलाया जाता है। वो संस्कार नियरेस्ट कोई भी आप एक्सपर्ट से जाकर करवा सकते हैं। राइट। राइट। पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों की हेल्थ किस तरह से डैमेज कर रहे हैं और उनको नॉर्मल लगता है? ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें पता नहीं होता बच्चों को क्या चीज़ खाने को देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया पे कुछ पैक्ड फूड देख लेते हैं, कुछ देखने में अच्छी चीज़ होती है, बच्चों को तो नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा उनके लिए। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो बड़े अपने बच्चों को दे देते हैं पर उन्हें पता नहीं होता, वो पैक्ड फूड ही है, जिनमें पैक्ड नूडल्स हैं या पैक्ड जूसेस हैं, पैक्ड कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड वाटर, ये सारी चीज़ें अवॉइड बहुत ज़रूरी है करनी। केचप्स वगैरह ये भी बिल्कुल अवॉइड करें, घर पे चटनी वगैरह बनाए तो अच्छा है। शुगर एडिक्शन बॉडी को और ब्रेन को कैसे इफेक्ट करती है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग? आयुर्वेद के हिसाब से एक्सेसिव शुगर कंजप्शन से हमारा तमोगुण बढ़ता है। बेसिकली डोपामिन इफेक्ट एकदम से रिलीज होता है, जिससे हमारी एडिक्शन लेवल बढ़ता है शुगर के लिए। जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। शुगर बढ़ने से मोटापा तो आएगा ही आएगा, आपकी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। वैसे तो इंसुलिन उसे कंट्रोल कर लेगी, पर अगर बार बार इंसुलिन स्पाइक आएगा बॉडी में तो आगे चल के और इंसुलिन से रिलेटेड डायबिटीज़ या और प्रॉब्लम्स, लेडीज़ में पीसीओडीज हम देखते हैं। काफ़ी हमारे पास लड़कियां आती हैं जिन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी बहुत चीज़ें ली हुई होती हैं और मीठा बहुत खाया हुआ होता है, स्वीट्स बहुत पसंद करती हैं, तो उन्हें मोटापा तो आता ही आता है, साथ में पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस, पित्त से रिलेटेड समस्याएं, नींद में डिस्टर्बेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। तो जितना हो सके रिफाइंड शुगर को अवॉइड करें। गुड़ वगैरह या ऐसी चीज़ें आप घर की बनी थोड़ी ले सकते हैं, पर वो भी उन्हीं पेशेंट्स के लिए जिन्हें वेट लॉस गोल नहीं है। अगर वेट लॉस करना है तो हम गुड़ भी बंद करा देते हैं, गुड़, शहद, शक्कर, चीनी सब बंद कराएंगे हम, अगर आप वेट लॉस के लिए आना चाहते हैं। राइट। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लॉन्गेविटी का सीक्रेट क्या है? बेसिकली अगर हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, गट क्लींस रहती है, अगर हम अपने देश काल के हिसाब से भोजन ले रहे हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हेल्दी हैं, और हमारा काम अगर आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा है, तो एक बैलेंस आप वात पित्त कफ का रख रहे हैं अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में, तो आपको इन फ्यूचर कोई समस्या आने का डर नहीं रहता। अगर भगवान ना करे कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस आ भी जाते हैं, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपकी बॉडी जल्दी उसे फाइट कर लेगी। जैसे कुछ क्लाइंट्स पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें जुकाम हुआ, वो 3 दिन में रिकवर कर गए, कईयों को हफ्ता 10-10 दिन लग जाते हैं। वो इफेक्ट बस यही होता है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो जल्दी रिकवर करते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो लेट रिकवर करते हैं। राइट। एक आदत जो आज ही हर इंसान को छोड़ देनी चाहिए? इसके आंसर में मैं 2 आदत चाहूँगा हमारे व्यूअर्स ध्यान रखें। एक तो सूर्योदय से पहले उठ जाए।
मैं अपने पे ही देखता हूँ, पहले मैं बहुत लेट उठता था तो इतनी एनर्जेटिक नहीं फील करता था, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं थी। जब से मैंने भी खुद सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया, अब 3-4 साल से किया है, पर फिर भी मैंने काफ़ी चेंज किया अपने आप में। पहले मैं 100 केजी का था, अब मैं 75 का हूँ। इसी से मेरे को बहुत बेटर फील हुआ। और एक मैं लेट बहुत खाता था खाना, मैं 10 बजे 11 बजे खाना खा रहा था, पर अब जब से मैंने सूर्य अस्त से पहले खाना खाना शुरू किया है, एक तो मेरी एक्स्ट्रा फैट गई, एनर्जी लेवल अच्छा रहा, नींद अच्छी आती है। व्यूअर्स भी ये ज़रूर 2 चीज़ें अपनाएं जो मैंने अपनाई हैं, और यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। राइट। अब एक ना छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं, बिल्कुल। राइट। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सबसे ओवररेटेड हेल्थ ट्रेंड। डिटॉक्स ड्रिंक्स मैं देखता हूँ पेशेंट काफ़ी यूज़ करते हैं, पर हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्सिफाई करना जानती है। हमारी बॉडी में लिवर है, किडनीज है, तो डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल गर्म पानी भी पीजिए, बॉडी को Right. डिटॉक्सिफाई करेगी। राइट। मॉर्निंग या नाइट वर्कआउट? सब मॉर्निंग वर्कआउट, बिकॉज हमारी वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। बाकी हम जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, आप देखेंगे आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन? ये हमें देखने को मिलता है, काफ़ी पेशेंट्स भी बताते हैं, सुनने को भी मिलता है, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता। पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मान लीजिए आप कोविड काल में जैसे सुना था कुछ काढ़े वगैरह पी रहे हैं या हल्दी ड्रिंक्स पी रहे हैं और बहुत एक्सेसिव गर्म चीज़ें खा रहे हैं, तो लिवर पे साइड इफेक्ट हो सकता है, पिंपल्स, बवासीर, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप एक्सेस में कोई चीज़ ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी तासीर गड़बड़ कर दे। देसी घी सुपर फूड है या ओपर हाइट? सुपर फूड इट हमारी वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करता है, और हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें लुब्रिकेशन का काम करता शुगर या स्ट्रेस, दोनों में से बड़ा पॉइजन कौन सा? है। 100% स्ट्रेस है। शुगर हमें सिर्फ हमारे बॉडी में हार्म करेगा, हमारी किसी को डायबिटीज हो जाए कुछ, बट जो स्ट्रेस है वो हमें फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से वीक करता है। एक ऐसा फूड जो हर पर्सन को छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? रिफाइंड शुगर हम बिल्कुल कहेंगे सबको बंद करनी चाहिए। क्या दूध सच में हेल्दी है सबके लिए? जी, दूध आप पी सकते हैं, बस जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिन्हें दूध नहीं सूट कर रहा है, बस उन्हें अवॉइड करना है। बाकी आप दूध लेना चाहें आप ले सकते हैं। आयुर्वेदा का एक गोल्डन रूल लंबी लाइफ के लिए? सर हाँ जी, बेस्ट रूल तो यही है, अपने ऋतुकाल देश काल के अकॉर्डिंग फूड खाएंगे तो आप अपनी 90% प्रॉब्लम्स को आप खुद ही ठीक कर सकते राइट। हेल्थी दिखने वाले लोग क्या एक्चुअली अनहेल्थी हो सकते हैं या नहीं? हाँ जी, ऐसे देखा गया है। काफ़ी हमें बॉडी बिल्डर्स या काफ़ी दिखने में बहुत स्मार्ट लोग भी, जब हम उनकी नब्ज़ जांच करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी के तो पित्त और वात इतने गड़बड़ाए हुए होते हैं, वो जब हम बताते हैं अपनी समस्या, किसके हेयर लॉस हो रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, पीठ भरी हुई पिंपल्स है, पर बॉडी पूरी जिम जैसी और पूरे फलवानों जैसी। पर ज़रूरी नहीं है, अगर आप दिखने में बहुत बलवान और बहुत हेल्दी है तो इंटरनली कुछ आप ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो भी सकती है। अपनी तासीर के हिसाब से आप खाना खाएं। राइट। अब हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए एक आयुर्वेदा माइंड से एक ऐसी एडवाइस जो उनकी लाइफ सुधार सके। मैं अपने व्यूअर्स को, जो मेरी लेडीज व्यूअर्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए बेस्ट यही चाहूँगी कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, चाहे आप घर पे हैं या ऑफिस में हैं, मैं ये चाहूँगी कि दिन में 1 आवर, हाफ एन आवर आप अपने आप को, जिसमें मी टाइम बोलते हैं, उसको जरूर दें। उसमें आप अपनी फेवरेट चीज़ करनी है, आपको बुक पढ़नी है, गो फॉर अ वॉक, कोई म्यूजिक सुनना है। वो जो 1 आवर होगा या वो 30 मिनट्स होंगे, वो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करेंगे, जिसमें बॉडी खुद रिलैक्स होगी। ये आप करके देखिए, आपको चेंजेस जरूर मिले। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस एपिसोड में आए, हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छी नॉलेज उनके साथ शेयर करी ताकि उनकी भी हेल्थ बेटर हो सके। राइट। अगर आप ये एपिसोड जहाँ तक देख रहे हैं तो इस एपिसोड को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूँ वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।